नमस्कारम एवरीवन। इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की एक कंप्लीट सीरीज चल रही थी जिसमें आज का हमारा टॉपिक इलेक्शन है और आप सभी को पता है कि पिछले कुछ टाइम में लगातार इलेक्शन न्यूज़ में रहा है। तो ये चैप्टर हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ये इलेक्शन में आपके लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो को शॉर्ट में रखेंगे और आसानी से चीज़ों को समझाएँगे। तो अगर हम बात करें तो इलेक्शन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा पार्ट 15 है उसके अंदर दिया गया है। इसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 के अंदर इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 324 जो है वो बात करता है एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो कि फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। और इसका जो भी पावर है वो एक डायरेक्शन देना और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को देख-रेख करने की पावर होती है। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन किन-किन लोगों का इलेक्शन करवाता है, तो ये चीज़ आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये पीवाईक्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे जो जिनका-जिनका इलेक्शन कमीशन कराता है वो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इनके इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन होता है, तो बस इन्हीं 4 जगहों पे उनका काम होता है, तो ये याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन के क्या काम होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो होता है, उसका और भी जो काम है, वो है मेंटेन करना इलेक्टोरल जो रोल्स होते हैं वो। और जो भी इलेक्टोरल रोल है, वो एक सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, उनके लिए सिर्फ़ एक इलेक्टोरल रोल होता है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए। इसके अलावा कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स अलाउड नहीं है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 325 के बारे में। तो इसके बारे में बात करें तो इसमें बताया गया है कि कोई भी पर्सन इनएलिजिबल नहीं किए जो होगा वो इलेक्टोरल रोल में जो इलेक्शन के दौरान उन्हें अगर इलेक्टोरल रोल में शामिल किया जाता है, तो उन्हें इनएलिजिबल नहीं साबित किया जा सकता। कुछ केसेज़ में जैसे अगर उन्हें रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस बेसिस पे, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे उन्हें वोट देने के अधिकार उनसे नहीं छीने जा सकते। इसके अलावा नो पर्सन क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट या फिर सेक्स। तो यहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी स्पेशल कास्ट या फिर रेस या फिर किसी कास्ट और सेक्स से आते हो तो आपको इंक्लूड कर लिया जाए, एक स्पेशल आपको चीज़ दी जाए, तो ये भी चीज़ें इसमें नहीं आती है। तो ये चीज़ याद रखना कि कोई भी स्पेशल इनके लिए छूट भी नहीं होता। इसके अलावा अब अगर बात करें तो आर्टिकल 325 में ही 326 में एडल्ट फ्रेंचाइज़ी की बात की जाती है, जिसमें जो भी इलेक्शन ऑफ लोकसभा और राज्य विधानसभा है, इसमें आपके एडल्ट फ्रेंचाइज़ी की बात की गई है। अब हम बात करेंगे कि एडल्ट फ्रेंचाइज़ी क्या होती है? क्योंकि आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन असल में ये होता क्या है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये इंडिया के सिटीज़न्स को दी जाती है। इसके अलावा इसमें 18 साल से जिनका एज अधिक हो चुका है, उन्हें वोटिंग का अधिकार होता है। इससे पहले ये जो चीज़ थी 1988 तक 21 साल तक के लोग को ही वोट देने का अधिकार था। लेकिन 61st अमेंडमेंट जो था हमारा 1988 में, उसमें ये वोटिंग एज घटा के 18 कर दी गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखना कि किस अमेंडमेंट के थ्रू इसे कम किया गया था। आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा जो भी डिस्क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग है, वो चीज़ स्टेट या फिर पार्लियामेंट किसी लॉ के थ्रू डिसाइड करेंगे कि किन्हें डिस्क्वालीफाई करना है। इसके अलावा अगर बात करें कि डिस्क्वालिफ़िकेशंस के रीज़न क्या हो सकता है, तो पहला तो नॉन रेज़िडेंस वो इंडिया का हो ही ना। इसके अलावा अनसाउंड माइंड या फिर क्राइम और करप्ट प्रैक्टिसेस में वो इन्वॉल्व्ड हो, इसकी वजह से उनका जो भी इलेक्शन का राइट है, वो छीना जा सकता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 327 के बारे में, तो इसमें जो पावर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसमें वो लॉ के थ्रू रेगुलेट कर सकते हैं सारी इलेक्शन के जो भी मैटर्स हैं उन्हें, जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर होता है। इसमें क्या-क्या चीज़ें आती है, जिसे पार्लियामेंट अपने लॉ के थ्रू वो तरीके से रेगुलेट करता है। तो उसमें आता है आपका पहला इलेक्टोरल रोल, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ और अदर मैटर्स नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। तो यहाँ पे डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल 327 में इसका मेंशन किया गया है, ये चीज़ आप याद रखना। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 328 के बारे में और यहाँ पे बात किया गया है कि पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉ ऑन इलेक्टोरल मैटर्स। तो यहाँ पे स्टेट की बात की गई है। आर्टिकल 327 पार्लियामेंट की बात थी, आर्टिकल 328 में स्टेट की बात है। और यहाँ पे भी इनके जो पावर्स हैं उसमें है इलेक्टोरल रोल का प्रिपरेशन करना और भी अदर नेसेसरी जो भी मैटर्स होते हैं उनमें कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन को। इसके अलावा मेक लॉ ओनली ऑन दोज़ मैटर्स ऑन व्हिच पार्लियामेंट हैज़ मेड नो लॉज़। यानी यहाँ पे साफ-साफ मेंशन है कि अगर पार्लियामेंट ने किसी चीज़ के ऊपर लॉ ऑलरेडी बना दिया है, तो आपके पास ये पावर नहीं है कि आप उसके ऊपर जाके कोई अलग से लॉ बनाओ। तो जहाँ पे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, वही एप्लीकेबल स्टेट में होगा और जहाँ पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया, वहाँ पे आप अपनी तरफ से लॉ बना सकते हो। तो ये था आर्टिकल 28। अब हम थोड़ा-सा स्टेट लेजिस्लेचर के पावर को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है
कि यहाँ पे ये पार्लियामेंट के जो भी लॉ हैं उसमें सप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने तरीके पास से, लेकिन वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट के। तो यही वो चीज़ लिखा हुआ है कि कैन नॉट गो अगेंस्ट पार्लियामेंट लॉ, यानी पार्लियामेंट ने किसी चीज़ को मना किया हुआ तो ये अपने तरीके से ज़बरदस्ती उन चीज़ों को लागू नहीं कर सकता। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 329 के बारे में, जो कि आखिरी आर्टिकल है इससे रिलेटेड हुए, तो इसमें बात किया है कि एनी लॉ रिलेटेड टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और एलोकेशन ऑफ सीट टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो यहाँ पे जो भी लॉज़ डिलिमिटेशंस या फिर सीट्स के एलोकेशन के रिगार्डिंग है, उनकी बात की गई है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो भी लॉज़ हैं, ये कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं हो सकते, और जो भी डिलिमिटेशंस कमीशन का डिसीजन होगा, वो फाइनल होगा और इसे भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल को वो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या डिलिमिटेशन कमीशन को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में? तो ये याद रखना। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे अब बात करेंगे हम थोड़ा-सा और कि इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इफ देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन सच इलेक्शंस, इलेक्शन पेटिशन टू बी गिवन टू सच अथॉरिटी इन अ मैनर एज़ डिसाइडेड बाय एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे वही बात करें कि अगर इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है, तो उसे स्टेट जो भी एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर वो डिसाइड करेगा कि किस अथॉरिटी को ये पेटिशन दिया जाए। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आज के टाइम में अगर बात करें कि इलेक्शन के पेटिशन्स जो होते हैं, वो हाई कोर्ट के पास जाता है और अपील अगर करना होता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है। तो ये था आपका। इसके अंदर एक आर्टिकल 323 बी जो कि अलग से ऐड किया गया। यहाँ पे बात किया गया है कि ट्रिब्यूनल क्रिएट किया जा सकता है, आपका जो भी यहाँ पे मैटर्स हैं इलेक्शन के डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग। तो अभी तक लेकिन कोई भी ऐसा जो ट्रिब्यूनल है वो क्रिएट नहीं किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 323 बी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि अक्सर लोग इग्नोर कर देते, लोगों को लगता है कोर्ट्स को पावर है, लेकिन इनमें ट्रिब्यूनल जो कि काफ़ी छोटी हो जाती है, उन्हें ऐसा कुछ पावर नहीं होगा, लेकिन उनके पास ये पावर उन्हें क्रिएट किया जा सकता है कि वो इलेक्शंस के डिस्प्यूट को सॉल्व करें। लेकिन अभी तक कोई ऐसा अभी क्रिएट किया भी नहीं है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट बस यही है कि वो चीज़ क्रिएट की जा सकती है। तो ये था इलेक्शन कमीशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।